मेघा छड़ी के सहारे रास्ते पर जा ही रही होती है। तभी मेघा पर सुमित की नजर पड़ती है। सुमित वहीं खड़े होकर बस मेघा को ही देखे जा रहा था। मेघा जब तक सुमित की नजर से ओझल नहीं होती तब तक सुमित उसे देखता ही रहता, और जब ओझल हो जाती तो सुमित भागते हुए उसके पास जाता है। लेकिन मेघा बस में बैठकर जा चुकी थी। सुमित अब खुद से बोलता है, कितनी खूबसूरत है ये। इसे देखकर तो मेरी नजर कहीं और जा ही नहीं रही। मुझे इससे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं इससे बात करूँ तो करूँ कैसे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि आखिर है कौन। कोई बात नहीं, अब तक तो मैंने इसको देखा नहीं था, लेकिन अब देख लिया है तो अब कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही लूंगा। सुमित को मेघा काफी अच्छी लगती है और अब वो हर रोज मेघा को फॉलो करने लगता है, मेघा के बारे में पता करने लगता है। मेघा अंधी थी, तब भी सुमित उससे दूर नहीं होता बल्कि करीब ही जाता रहता है। कुछ दिनों बाद मेघा अपनी सहेली पूनम के साथ जा रही होती है तो सुमित पूनम के बारे में भी पता करता है और पूनम को मिलने एक कैफे पे बुलाता है। जी कहिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, आप कुछ भी कहो, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं भी कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि आप मेरी फ्रेंड मेघा को फॉलो कर रहे हो। वो अंधी है। अगर आप उसका फायदा उठाने के लिए या फिर उससे जुड़ी किसी बात के लिए बुलाया है तो कोई फायदा नहीं है। माफ करना, लेकिन यहाँ मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ, लेकिन मैं उसे कहने से डरता हूँ कि कैसा रिएक्ट करे वो। इसलिए ना तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे पता है कि तुम्हें मेघा क्यों पसंद है। मेघा सुंदर है इसलिए तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना, लेकिन तुम कोई पहले नहीं हो जिसने ये बात कही है। बस सुंदरता के लिए मेरी दोस्त से प्यार हो गया, लेकिन वो अंधी है और उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तो आप उसे छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। जी मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। मुझे पता है हर इंसान की अपनी फीलिंग होती है और मैं किसी की फीलिंग का मजाक नहीं बनाना चाहता। मैं बस मेघा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अब तक कई लड़कों ने मेघा की खूबसूरती से प्यार किया है, लेकिन तुम पहले मिले जिसने ये कहा कि मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेघा इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। मेघा को आसानी से किसी पर भरोसा नहीं होता है। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना हम। सुमित की बात सुनकर पूनम भी उसका साथ देने लगती है। कुछ दिनों बाद पूनम मेघा को लेकर पार्क में जाती है। आज मौसम कितना अच्छा है ना। अच्छा हुआ मैं तुझे पार्क लेकर आ गई, वरना तू तो घर पर ही पड़ी रहती। चल वहाँ चलकर बैठते हैं बेंच पर। पूनम मेघा को लेकर उस बेंच पर जाती है जहाँ सुमित पहले से ही बैठा था। पूनम तभी मेघा से कहती है, अच्छा मेघा, एक बात तो बता, तू इतनी सुंदर है, हर लड़का तुझसे बात करना चाहता है, फिर तू किसी से भी बात क्यों नहीं करती है? अरे अब तो शादी कर ले। नहीं पूनम, मुझे नहीं पता कि मैं कैसी दिखती हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरे अंधे होने पे मेरी कोई मदद नहीं करता है और बस मेरे खूबसूरत होने पर लोग मुझसे प्यार करते हैं। क्या पता कोई लड़का ऐसा भी हो सकता है ना जो सच में तुझसे प्यार करता हो सकता है, लेकिन मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं खुद अंधी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी मेरा जैसा ही हो, ताकि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सके, एक दूसरे की कमजोरी को पकड़ के आगे बढ़ सके। सुमित को मेघा की बातों से ये साफ पता चल ही गया था कि मेघा को अपने जैसे की ही तलाश है। अब कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मेघा की शादी हो जाती है और मेघा की शादी सुमित से ही होती है। सुमित मेघा से शादी करके अपने घर आता है। मेघा, अब ये घर ना तुम्हारा भी है और तुम इस घर की लक्ष्मी हो। सुमित, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से मुझे अपनी जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तो मेरी जिंदगी और खूबसूरत हो गई है। भगवान जी मुझे माफ करना, लेकिन मैं मेघा से बहुत प्यार करता हूँ और इसको खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसे झूठ कह दिया कि मैं अंधा हूँ। अगर मैं झूठ नहीं कहता ना तो शायद कभी मेघा मुझसे प्यार ही नहीं करती, लेकिन सच बता दिया तो आप तो जानते हो ना कि ये मुझे छोड़ देगी और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। इसको तकलीफ नहीं देना चाहता, इसे दूर नहीं होना चाहता। भगवान जी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इसे जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। बस आप इसका और मेरे साथ बनाए रखना। मेघा अब तक सुमित के झूठ से बिल्कुल अनजान थी। मेघा अपने नए घर में जैसे तैसे एडजस्ट कर रही थी।
सब कुछ समझ रही थी। कुछ दिनों बाद मेघा अपने कमरे में जा रही होती है। मेघा को नहीं पता था कि जमीन पर कांच गिरा हुआ है। तभी वहाँ सुमित आता है और मेघा को पीछे करता है। मेघा संभल कर, यहाँ कांच है, अभी तुम्हारे पाँव में लग जाता तो। मुझे कांच कैसे लगता? तुम जो आ गए थे मुझे संभालने के लिए, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? हमेशा तुम मुझे संभालते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? वैसे सुमित, यहाँ कांच गिरा था, तुम्हें कैसे पता चला? और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ से जा रही हूँ? मुझे तो लगा कि तुम हमारे कमरे में हो, तो ये सब कैसे हुआ? मेघा, वो मैं ये वो। सुमित, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम भी तो अंधे ही हो ना, तो तुम्हें कैसे पता चला कि जमीन पे कांच गिरी हुई है? हाँ बनाता हूँ, मतलब बताता हूँ। हाँ, वो दरअसल पता है क्या हुआ था? वो मैं पानी पीने आया था और मुझसे गिलास गिर गया था और टूट गया था, और मैं साफ करना भूल गया था। अभी अचानक से मुझे याद आया तो मैं साफ करने आया, तभी तुम्हारी पायल की आवाज सुनी, तो मुझे लगा कि तुम आ रही हो, कहीं तुम्हें कांच लग ना जाए, इसके लिए मैंने तुम्हें बचा लिया। मैं भी ना खामखा शक करती हूँ तुम पे। मेघा को सुमित की ऐसी कई हरकतों से शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। ऐसे ही एक दिन सुमित अपने फोन में वीडियो देखकर बहुत हंस रहा होता है। तभी वहाँ मेघा आती है। अरे सुमित, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? ऐसा क्या सुन लिया? तुम्हारी हंसने की आवाज तो बाहर तक आ रही है, मुझे भी बताओ। अरे ये वीडियो ना देखने के बाद मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। इसमें जो व्हाइट कुत्ता है ना, वो बहुत फनी है। सुमित, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम देख सकते हो और अंधे होने का नाटक कर रहे हो? तुमने ये वीडियो देखी, लेकिन तुम तो अंधे हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। वो मैं कभी कभी वीडियो देखता हूँ ना, तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार अपने आप को अंधा ना समझना भी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इमेजिन करके ना समझ लेता हूँ कि वीडियो में क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है, और समझने के बाद मुझे वो देख के हंसी आ जाती है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह अंधा ही हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो। सुमित की बातों को मेघा सुन तो लेती है, लेकिन विश्वास नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद सुमित घर पर नहीं होता, तो उसकी माँ जानकी गांव से आती है। जानकी सब कुछ बता देती है, जिसके बाद मेघा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसका मतलब अब तक जो मेरा शक था वो सही है। सुमित अंधे नहीं है, लेकिन वो अंधे बनने का नाटक कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे ये चीज छुपाई। मेघा को काफी बुरा लगता है और अब वो सुमित के घर आने का इंतजार कर रही थी। सुमित घर आता है तो अपनी माँ को देखकर खुश होता है। अरे माँ, आप यहाँ? कैसी हैं आप? मैंने तो बताया ही नहीं कि माँ यहाँ आई है, और ना ही माँ ने कुछ बोला, तो तुम्हें कैसे पता चला कि माँ यहाँ आई है? इसका मतलब तुम देख सकते हो। मेघा, वो बात ये कि मेघा वो। अब तो सच बोलो, मुझे माँ जी ने सब कुछ बता दिया है। तुम कोई अंधे नहीं हो, तुम देख सकते हो। मेघा, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी आज तक की सारी बातों का बुरा लगा होगा, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने झूठ कहा, वो भी इसलिए ताकि मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने ये झूठ कहा कि मैं अंधा हूँ। मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम मेरे लिए अंधे बनने का नाटक करने लगे। मेघा अब सुमित को माफ कर देती है और अब उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। संजना अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। दिल्ली का हाल आजकल देखने लायक था। पूरा का पूरा शहर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी था। टीवी, फोन सब पर ये न्यूज सुनकर संजना की माँ कुंती बहुत डरी हुई थी। संजना रसोई में नाश्ता बना रही होती है, तभी उसकी माँ कुंती का फोन आता है। संजना बेटी, मैंने अभी न्यूज़ देखी, तुम्हारे शहर का तो बहुत ही बुरा हाल है। पूरा शहर बाढ़ के पानी में बह रहा है। हाँ माँ, बच्चों की भी 2 दिन से छुट्टी है। इनको भी ऑफिस जाने में बहुत परेशानी हो रही है। आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बाढ़ के पानी में डूब रही हैं। तो सोचिए बाइक वालों का क्या हाल होगा। हाँ बेटी, ये सब देखकर और सुनकर बहुत डर सा लग रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान का कौन सा कहर बरसने वाला है सब पर। हाँ माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ये सब देखकर तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं भी। कोई बात नहीं, तू बच्चों और दामाद जी का ख्याल रख। उन्हें कहीं बाजार मत जाने दे। जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं होते हैं, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ माँ ठीक है, लेकिन आप भी परेशान मत होना, मैं सब देख लूंगी।
संजना इतना कहकर कॉल काट देती है और अपने रसोई के काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वो नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा रही होती है। तभी उसका पति अजय तैयार होकर नीचे आता है। कहाँ जनाब, कहाँ? इतना बन ठन कर आपकी सवारी कहाँ जा रही है? बाहर के हालातों के बारे में आपको अलग से बताऊं? आपको उसके बारे में नहीं पता क्या? हाँ पता है, बाहर बाढ़ आई हुई है। अरे पूरा शहर स्विमिंग पूल बना हुआ है। आपको मजाक लग रहा है ये सब? देखिए, घर में बैठिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कमाऊंगा नहीं तो तुम लोगों के खर्चे कैसे उठाऊंगा? पूरी जिंदगी रुकने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए बोल रही हूँ, जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं होते हैं। बेबी मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। जल्दी से नाश्ता दो, मैं करके निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अरे मुझे लेट हो रहा है और कुछ काम है जरूरी। संजना के कई बार मना करने के बाद भी अजय उसकी एक नहीं सुनता और नाश्ता करके अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल जाता है। सड़क पर निकलते ही उसकी आंखें खुल जाती है। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। सारी दुकानें पानी में डूबी हुई थी। वो जैसे तैसे करके धीरे धीरे अपनी कार निकाल रहा था। हर जगह पानी भरे होने के कारण से उसकी गाड़ी का पहिया जाकर एक गड्ढे में फंस जाता है और उसकी कार पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अजय जोर से चिल्लाता है, बचाओ, अब बचाओ। अरे कोई है, मेरी मदद करो। प्लीज, मेरी कार अरे बाढ़ के पानी में डूब जाएगी। अरे कोई है, अरे प्लीज हेल्प मी। अजय की आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था जो आके उसकी मदद कर सके। तभी एक बुढ़िया अपने घर की खिड़की पर आती है और उसे बाढ़ के पानी में डूबी कार नजर आती है, जिसमें एक आदमी अपने गाड़ी के शीशे पर हाथ मार रहा होता है। तभी वो अपने आसपास वाले लोगों को इकट्ठा करके उसकी मदद के लिए लेकर जाती है। सभी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कार टस से मस नहीं होती। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अम्मा जी, ये कार पानी में पूरी तरह डूब गई है। अब इसको निकालना बहुत मुश्किल है। हमें माफ करो, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? कार में एक आदमी फंसा हुआ है। तुम लोग इस कार को बाढ़ के पानी से नहीं निकालोगे तो वो आदमी मर जाएगा। सारा पानी धीरे धीरे कार में जा रहा है। अम्मा जी, तो हम क्या करें? इस आदमी को बचाने के लिए अपनी जान दे दें क्या? हमें माफ करिए, जरा हमारी भी हालत देखिए। हमारे भी सीने तक पानी भरा हुआ है, हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं, रुको तुम लोग, इसकी मदद कर दो। मुसीबत के समय इंसान ही इंसान के काम आता है। हम जितनी मदद कर सकते थे हमने उतनी मदद कर दी है। वैसे भी ये कार बाढ़ के पानी में डूब गई है, बिल्कुल पूरी तरह से। जब हम कार नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस आदमी को कैसे निकालेंगे? चलिए आप भी, क्यों किसी और के लिए अपना जीवन दान दे रही हैं? वहाँ खड़े सभी लोग इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बुढ़िया का दिल नहीं मानता। वो वहाँ खड़ी होकर अजय को कार से बाहर निकालने का जुगाड़ करने लगती है। तभी उसकी नजर पानी में तैर रहे एक लकड़ी के फट्टे पर जाती है, जिससे वो अंदाजे से कार के शीशे पर मारकर शीशा तोड़ देती है और अजय को कार से बाहर निकालकर अपने घर ले जाती है। बेटा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं अपने घर की खिड़की पर आ गई, वरना जैसे बाढ़ के पानी में तुम्हारी कार डूबी हुई है वैसे ही तुम भी डूब जाते। अम्मा जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आप नहीं होती तो ना जाने क्या होता आज मेरे साथ। मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया है। तुम्हारी जान बचाकर मैंने अपने दिल का बोझ हल्का किया है जो मैं इतने सालों से ढो रही हूँ। अम्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। बात ये है कि बुढ़ी बहुत खुश थी। एक दिन तेज बारिश हुई, चारों तरफ पानी ही पानी था। तभी वो अपने बेटे को बुलाकर बोलती है, घर में बैठे बैठे परेशान हो रही हूँ, चलो कहीं घूम कर आते हैं। इस टाइम बारिश हुई है, बाहर का नजारा देखने लायक होगा। माँ, अभी बाहर जाना ठीक नहीं है, हम कभी और चल लेंगे। नहीं, हम तो अभी जाएंगे। चल लेना बेटा, तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता। आज तूने दिखा दिया ना कि तू मुझसे प्यार नहीं करता है। लेकिन माँ, सच में इस टाइम बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब पानी कम हो जाएगा तब हम बाहर चलेंगे। ठीक है, तू नहीं जाएगा ना मेरे साथ? कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी
और आज के बाद तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। या तो अभी ले चल मुझे बाहर अपनी कार से। अपने बेटे के बहुत मना करने के बाद भी बुढ़िया उसकी कोई बात नहीं सुनती है, जिसके बाद उसका बेटा अपनी पूरी फैमिली को लेकर कार से बाहर निकल जाता है। बीच रास्ते में उसकी एक सहेली मिल जाती है और बुढ़िया कार से उतरकर उनसे दूर जाकर अपनी सहेली से बात करने लगती है। तभी अचानक से पानी का एक तेज भाव आता है और सड़क के किनारे होने के कारण उसके बेटे की कार बाढ़ के उस बहाव के चपेट में आ जाती है और अपनी एक छोटी सी जिद की वजह से वो एक ही पल में अपनी पूरी फैमिली खो देती है। इस तरह मैंने अपनी पूरी फैमिली को उस बाढ़ में खो दिया और आज जैसे तुम्हारी कार बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी, ऐसे ही मेरे बेटे की कार भी उस पानी में डूब गई। फर्क बस इतना है कि उस टाइम मैं अपने बेटे की जान नहीं बचा पाई थी, लेकिन तुम्हारी बचा ली। अम्मा जी, जो हो गया उसे तो मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको लाइफ में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा, अपना बेटा समझकर। हाँ बेटा, जरूर क्यों नहीं, लेकिन एक बात तो बताओ, अब तुम घर कैसे जाओगे? तुम्हारी कार तो बाढ़ के पानी में डूब गई। अम्मा जी, कार बाढ़ के पानी में डूब गई है, लेकिन मेरे पैर तो सलामत हैं। अरे मैं जैसे तैसे चला जाऊंगा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अजय इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँचता है और देखता है कि उसकी पड़ोसन कमला उसके घर बैठी चाय पी रही होती है। ये क्या बेटा, तू पूरा भीगा हुआ क्यों है? पानी में तैर कर आया है क्या अपने ऑफिस से? तेरी कार कहाँ गई? नहीं आंटी जी, गए तो ये कार से ही थे, पता नहीं कैसे भीग गए। अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है। मुझे पहले सांस लेने दीजिए, सब बताता हूँ। आज तो मुझे भगवान ने बचा लिया, बस इतना समझ लो। ऐसा क्या हो गया? पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है तू? सही सही बता। अरे मेरी कार बाढ़ के पानी में डूब गई। मेरी इतनी सालों की मेहनत बाढ़ के पानी में बह गई। ये कैसे? पूरी बात बता। कमला के पूछने पर अजय उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर सबका दिल दहल जाता है। आप पक्का ठीक है ना? जो हुआ उसे भूल जाइए, हम फिर से नई कार ले लेंगे। अपना दिल छोटा मत करिए। बहू ये तो ठीक है, बस इसकी कार का स्वर्गवास हो गया। बेचारी अभी कुछ पिछले साल ही तो आई थी। जाने भी दीजिए आंटी जी, क्यों जले पर नमक छिड़क रही हैं आप? जब तेरी कार नई आई थी तो तूने मुझे नहीं बैठाया था, इसलिए तेरी कार बाढ़ में बह गई। ये कार लेने से अच्छा तू एक नाव खरीद लेता, कम से कम डूबती तो नहीं और ना ही तुझे डूबने देती। सस्ता और टिकाऊ रहता। कमला की बात सुनकर अजय और संजना हंसने लगते हैं। कमला के हंसमुख स्वभाव के कारण कुछ देर के लिए दोनों अपनी कार को खोने का दुख भूल जाते हैं। साथ ही इतनी बड़ी अनहोनी होने से बचने के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। रघुवीर अपनी पत्नी ममता और बेटी काजल के साथ दिल्ली में रहता था। रघुवीर आज बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी बेटी काजल की शादी तय करके घर आया था। घर में आते ही अपनी पत्नी ममता को जोर जोर से आवाज देता है। ममता, ममता, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ ना हॉल में। अरे मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। अरे ममता कहाँ हो? जल्दी आओ। जी रसोई में काम कर रही हूँ, अभी आती हूँ। ममता की बात सुनकर रघुवीर से सब्र नहीं होता और वो रसोई में जाकर ममता का हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आता है। अरे रसोई का काम तुम बाद में कर लेना। अरे पहले मेरी बात सुनो, काजल का रिश्ता पक्का हो गया है। उन लोगों ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब बस तुम शादी की तैयारियों में लग जाओ। आप सच कह रहे हैं ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे भला मैं अपनी बेटी की शादी की बात को लेके क्यों मजाक करूंगा? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ममता और रघुवीर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पड़ोसी साहिबा और करीम वहाँ आते हैं। साहिबा और करीम मुसलमान थे, लेकिन फिर भी ममता और रघुवीर उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते थे। रघुवीर करीम को देखकर तुरंत गले लगा लेता है। भाई आप तो बिल्कुल सही समय पे आए हो। मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। भाईजान, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज तो आपकी दिल की मुराद पूरी हो गई। अब तो इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक से हो जाए बस। भाईजान, इतनी बड़ी खुशखबरी आप ऐसे ही बता दोगे क्या? कम से कम हम लोगों का मुंह तो मीठा करवाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। अरे मैं तो खुद आपके घर मिठाई लेके आने वाला था, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद आ गए।
आते कैसे नहीं भाई साहब, ये भी तो हमारा ही घर है। आज तक आपने हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम आपके ही धर्म के नहीं हैं। साहिबा, ये धर्म भेदभाव हम लोगों को नहीं आता है। हमारे लिए तो इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हमारे बुरे वक्त में तुम लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया है, उस तरह से तो हमारे घर वालों ने भी नहीं दिया। हमारे लिए तो तुम सबसे बढ़कर हो और कोई नहीं। ममता इतना कहकर रसोई में जाती है और फ्रिज से मिठाई लेकर हॉल में आती है। तभी उसकी बेटी काजल भी वहाँ आती है और अपनी शादी की बात सुनकर वो शर्माकर अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। कुछ दिन बाद लड़के वाले सगाई करने के लिए रघुवीर के घर आते हैं। तभी लड़के की माँ निर्मला की नजर करीम और साहिबा पर जाती है। अरे, आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया है? आप लोग तो हमारी तरफ से नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी मुसलमान नहीं है। मोहतरमा, हम आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने भाईजान रघुवीर और भाभीजान ममता की तरफ से हैं। हम लोग उनके पड़ोसी हैं, उन्होंने ही हमें यहाँ पर बुलाया है। भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू। फिर भी आप लोगों ने इनको यहाँ बुला लिया। इसमें परेशानी क्या है? करीम भाई और साहिबा हमारे न पड़ोसी है। वो हमारे हर दुख सुख में न हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं और मेरे भाई जैसे हैं, इसलिए हमने इन्हें बुलाया है। अरे भाई साहब, एक मुसलमान के खान पान, रहन सहन और हमारे खान पान और रहन सहन में बहुत फर्क होता है। अब आपने बुला लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी तक याद रखिएगा, अब कोई मुसलमान ना आए वरना दिक्कत हो सकती है। निर्मला की बातें सुनकर करीम और साहिबा को बहुत बुरा लगता है और वो सगाई की रस्म पूरी होने के बाद चुपचाप अपने घर वापस चले जाते हैं बिना दावत खाए। और ये चीज रघुवीर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सभी मेहमानों के जाने के बाद रघुवीर करीम के घर आता है। करीम भाई, आज तो आपने हमें पराया कर दिया। मैं अपनी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आपको इस तरह से वहाँ से आना नहीं चाहिए था। भाईजान, मैं यह नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी बेटी की शादी में कोई परेशानी हो, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि शायद आपकी बेटी के ससुराल वालों को हमारा वहाँ रहना पसंद नहीं आया। अरे, आपको उनकी चिंता करने की क्या जरूरत है? आप उनकी दी हुई दावत में नहीं जा रहे हो, आप बल्कि अपनी बेटी की शादी की दावत में जा रहे हो। और हाँ, एक बात याद रखना, आगे से ऐसी बातों को ना दिल से मत लगाना और हमें पराया तो समझना ही मत। रघुवीर की बात को सुनकर करीम खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे होते हैं। देखते ही देखते शादी का समय नजदीक आने लगता है। शादी की हर रस्म में करीम और साहिबा को देखकर निर्मला बहुत चिढ़ती है। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करती थी जिस वजह से करीम और साहिबा को अपनी बेइज्जती महसूस होती थी, लेकिन रघुवीर और ममता के कारण वो लोग चुप रहते। देखते ही देखते शादी का दिन आता है। सभी लोग तैयार होकर बारात आने का इंतजार कर रहे थे। बहुत समय बीतने के बाद भी जब बारात नहीं आती तो काजल डर जाती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बारात आने का समय हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक बारात आई क्यों नहीं? मुझे ना चिंता हो रही है। मुझे लगता है हमारे घर के फंक्शन में ना साहिबा चाची और करीम चाचा का होना मेरी सास को अच्छा नहीं लगा। कहीं अगर वो बारात लेकर नहीं आए तो क्या होगा माँ? नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरी सास की सोच गलत है। तू ही बता, हम करीम और साहिबा को अपने घर आने या शादी में आने से कैसे रोक सकते हैं? आखिरकार वो हमारे पड़ोसी हैं। माँ, मुझे मेरी शादी में हिंदू मुस्लिम की एक दावत से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को है। कहीं हमने अपने घर में जो इंतजाम किया है उनको पसंद नहीं आया तो कहीं शादी में कोई परेशानी ना हो जाए माँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने सभी लोगों के लिए अलग अलग इंतजाम किया है, नॉनवेज से लेकर वेज तक। किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी, तू परेशान मत हो। काजल और ममता आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनके द्वार पर बारात आने की खबर आती है, जिसे सुनकर दोनों की जान में जान आ जाती है और ममता आरती की थाली लेकर द्वार पर पहुंच जाती है और दूल्हे की आरती उतारकर उन्हें अंदर लेकर आती है। तभी फिर से निर्मला की नजर खाने के 2 स्टॉल्स पर जाती है, जहां एक तरफ नॉनवेज था, वहीं दूसरी तरफ वेज खाना था। भाई साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे बेटे की शादी की दावत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
लेकिन आपने तो हिंदू मुस्लिम की एक ही दावत रख दी। राम राम, अपनी बेटी की शादी में तभी तो नॉनवेज बनवाया है। समधन जी, हमने आपको पहले ही बताया था, हमें धर्मों में भेदभाव करना नहीं आता। और मेरी जान पहचान में, दोस्त यार में दोनों धर्म के लोग आते हैं, और मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी में उन्हें कैसे ना बुलाऊं? उनके लिए अलग से दावत थोड़ी दूंगा मैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटे की शादी में कोई मुसलमान हो, क्योंकि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, कह देती हूँ। और अगर आप इन्हें बुलाएंगे तो आपको नॉन वेज तो रखना ही पड़ेगा। निर्मला जी, आपको हर चीज से इतनी परेशानी क्यों है? आपको नॉनवेज नहीं पसंद तो मत खाइए, लेकिन अब उसके लिए हम अपने मेहमानों और जान पहचान वालों को तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही उन्हें छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस इस शादी में उन्हें मत बुलाइए, क्योंकि ये शादी मेरे बेटे की है, मेरे बेटे की। अगर ऐसी बात है ना, तो आप अपने बारातियों से पूछ लीजिए, क्या उसमें से कोई मुसलमान नहीं है? या अपने बेटे से पूछिए कि कोई इसका दोस्त मुसलमान नहीं है। अरे बहन जी, आप जैसे कुछ लोगों की सोच के कारण दोनों धर्मों में ना भेदभाव बढ़ता है। अरे आग लगे आपके रिश्ते को, अगर आप मेरी छोटी सी बात नहीं मान सकते। अरे हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले। मैं आपकी बात मान लूंगा बहन जी, अगर आपकी बारातियों में कोई मुसलमान नहीं हुआ तो मैं अपने सारे मुस्लिम दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए कह दूंगा और उन्हें बाद में दावत दे दूंगा। अगर हुए तो आपको हिंदू और मुस्लिम की दावत में शामिल होना होगा, वो भी खुशी के साथ। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर मेरे बारातियों में भी मुसलमान हुआ तो मैं हिंदू मुसलमान की एक दावत को स्वीकार कर लूंगी, वो भी हंसते खेलते। रघुवीर और निर्मला की बात सुनकर बारातियों में जितने भी मुसलमान थे सभी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, जिससे निर्मला का मुंह बंद हो जाता है और उसे अपनी जुबान के मुताबिक हिंदू मुस्लिम की एक दावत को स्वीकार करना पड़ता है, वो भी खुशी के साथ। इस तरह से रघुवीर की दी हुई हिंदू मुस्लिम की एक दावत आखिरकार पूरी होती है, जो कि समाज के लिए एक मिसाल भी होती है।